सर ये जो चुनाव अभी हुआ इस 1.5 महीने पहले जिसके नतीजे आए, उसमें एक बड़ा उसमें मुद्दा था महंगाई का। और महंगाई से तो मुद्दा क्या, हम लोग सभी परेशान हैं। जो जितना गरीब है उतना ज़्यादा परेशान है। अब इस बार जो हम लोगों ने आर्थिक सर्वे आया, उस आर्थिक सर्वे में ये कहा गया है कि ये जो खाद्य महंगाई है, जो फूड इन्फ्लेशन है, व्यवहारिक रूप से उसका मतलब ये है, जो कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो पॉलिसी है अपनी ब्याज दरों की, उसमें फूड इन्फ्लेशन को उसको काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसकी वजह सप्लाई साइड में है। और वो तो कहने का मतलब मुझे ये मतलब समझ में आया कि वो तो चलता रहेगा। बाकी जो जो फूड के अलावा जो महंगाई दर है, जो कि क्लेम किया गया कि अब काबू में आ चुका है, उसको ध्यान में रखकर उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार की जो ये समझ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो यही समझ सरकार की सही नहीं थी। वो बाहर से, विदेश से उन्होंने कॉपी कर लिया कि आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगा। पर क्योंकि हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जो सप्लाई बॉटलनेक्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आरबीआई की जो नीति है उससे इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना ज़रा मुश्किल है। वो तो ये अलग बात है कि आप वर्कर्स की वेजेस ना बढ़ने दें, और वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन कम रहेगा। और ये हो भी रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में कि जो वर्कर्स का शेयर है वेजेस में, संगठित क्षेत्र में, वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो वर्कर का शेयर गिर जाता है। तो इसलिए ये जो नीति है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, पहले तो वही सही नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अगर आरबीआई से कहा भी जा रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करो, तो जो आपने सही कहा, ये मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ कि फूड प्राइसेस जो हैं वो सप्लाई शॉक से डिटरमिन होते हैं। तो सप्लाई शॉक्स जो हैं उस पर मॉनेटरी पॉलिसी का असर नहीं होता है। उसी तरह एनर्जी प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस हैं, वो भी सप्लाई शॉक की वजह से बढ़ते हैं। जब बाहर कुछ परेशानी आ जाती है, जैसे यूक्रेन का युद्ध आ गया, या इसराइल की जो युद्ध हो गया, या कोई और वजह हो गई, तो उस पर आरबीआई की नीतियों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी जो बनाता है, वो अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग से लिंक करके बनाएगा तो वो जो पॉलिसी सही नहीं निकलेगी। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है वो अलग रखनी चाहिए, और जो इन्फ्लेशन है वो उसको काबू करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है पेट्रोलियम पदार्थों पे, उसको कम करना जरूरी है। पेट्रोलियम के पदार्थों के दाम बाहर कम हो गए, लेकिन हमारे यहाँ वो कम नहीं हुए, क्योंकि सरकार ने उस पर वैट ज्यादा लगा दिया, स्टेट की सरकारों ने, और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा दिया, तो उसकी वजह से वो उस पर असर नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ जो फिस्कल पॉलिसी है उसका रोल ज्यादा है ये सप्लाई कंट्रोल करने में, ना कि आरबीआई का। तो ये अगर सरकार अपनी नीति बनाती है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। अगर वो नीति बनाती है कि हम जो फूड के स्टॉकिंग किस प्रकार से करेंगे, उसका रिलीज किस प्रकार से करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, तभी वो होगा। तो अगर सरकार ये जो नीति जो कह रही है उसके तहत अगर जब फूड स्टॉक्स को मैनेज करना वो बेहतर करे, और जो एनर्जी है उस पर बेहतर वो करे, अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करे, तो ये होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे सरकार की जो फिस्कल पॉलिसीज है उसका रोल ज्यादा है इस समय बनिस्बत आरबीआई के। ये जो आर्थिक सर्वे आया, इकोनॉमिक इको सर्वे जो आया, उसमें एक और जो फॉर्मूलेशन दिया गया है, जो बात कही गई है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चर्चित हुआ है, और मैंने वेस्टर्न मीडिया में भी देखा कि उसकी काफ़ी चर्चा है। वो ये है कि जो ये कहा गया कि जो चाइना के साथ हमारा जो आर्थिक संबंध है, उसमें एक तरह से उसको रिविजिट करने की बात कही गई है। और ये कहा गया है कि हम चाइना के सप्लाई चेन का हम हिस्सा बने, तभी जाकर के हम विश्व सप्लाई चेन से हम जुड़ सकते हैं। और इसके लिए ये बहस छेड़ी गई है, लेकिन चूँकि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनकी अपनी राय जो है, और बाद में वित्त मंत्री ने भी उसको सपोर्ट किया, तो उसमें बहस ये छेड़ी गई है कि हम उनसे सामान आयात करें, या सीधे उनके कैपिटल को यहाँ इनवाइट करें और उनको यहाँ पर अपने कारखाने लगाने दें। उसका मतलब तो यही है कैपिटल इनवाइट करने का।
और लेकिन उसमें जो क्रक्स में जो एक बात मुझे समझ में आई कि भारत ने ये मान लिया है कि चाइना से फिलहाल हमारा कोई होड़ नहीं है, हम उससे प्रतिस्पर्धा में नहीं है, उसकी हैसियत हमसे बहुत ज़्यादा है। और ये उसमें कहा भी गया है कि उसकी जो इकोनॉमी है हम उसके फ्रैक्शन है। तो ये जो चीन को लेकर एक समझ, चाहे वो सही है गलत है आप बेहतर बताएंगे, लेकिन एक नई समझ इसमें आई तो है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि भारत और चीन बराबर के देश हैं, हम उनको सप्लाई चेन पश्चिमी कंपनियां डीकपल कर रही हैं तो हम उसकी जगह ले लेंगे, हम उनकी सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग की जो जगह खाली हो रही है उसको भर देंगे। इन बातों से स्वीकार कर लिया गया है कि फिलहाल हम लोग ये करने की स्थिति में नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण को और भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत और चीन की जो आर्थिक संबंध है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चीन ने टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप की है। उनका जो R&D पे खर्चा है वो करीब 3.5% है, भारत का 0.7% है, यानी कि वो हमसे करीब 5 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं टेक्नोलॉजी पे। और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना ज़्यादा है, तो इसलिए वो 20 से 25 गुना ज़्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं, और इसीलिए वो R&D में बहुत आगे निकल गए हैं और वो अमेरिका तक को टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पे भारत में वो सप्लाई कर रहे हैं जो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं और जो लो टेक्नोलॉजी आइटम्स दोनों, क्योंकि उनका जो स्केल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसीलिए वो मतलब जो हमारे गणेश की मूर्ति और मांझा और ये तक हमें सप्लाई कर रहे हैं, जबकि वो यहाँ पे भी सस्ता बनाया जा सकता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते, स्केल इकोनॉमी के चलते वो उसको ज़्यादा सस्ता बना के हमारी मार्केट में पिचकारी वगैरह भी सब बेच देते हैं, दिवाली की लाइट्स वगैरह भी हमारे यहाँ सस्ती बेच देते हैं। और उधर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो पावर के जो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स ये तक वो हमें सप्लाई कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ गए हैं उसी के चलते हमने आरसेप भी नहीं साइन किया। आरसेप जो रीजनल कोऑपरेटिव एक वो संगठन बनाना था, हम वहां साइन करने गए और आखिरी दिन विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि आरसेप में चीन डोमिनेट करेगा, तो वो हम नहीं चाहते कि चीन हमारे ऊपर डोमिनेट करे आरसेप के थ्रू। लेकिन अब देखिए विडंबना ये है कि हम आरसेप के बाहर रहेंगे तो भी उन्हीं देशों से ट्रेड करना पड़ेगा, आरसेप के अंदर रहेंगे तो भी उन्हीं देशों से ट्रेड करना पड़ेगा। बाहर रह के हमें फिर टैरिफ बैरियर का जो सामना करना पड़ेगा जो वहाँ पे आरसेप के बाहर के देश हैं। तो इस तरह से मतलब हमारी समस्या ये थी कि हमने जो शिक्षा पे और जो स्वास्थ्य पे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे जो इतना कम खर्च किया है पिछले 50 सालों में, उसकी वजह से हम चीन से पिछड़ गए हैं। तो आज ये स्थिति है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन से वो करीब 80-85 बिलियन डॉलर का है। हम उनसे 100 बिलियन डॉलर का सामान मंगवाते हैं और कुल 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा करीब 85 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। और ये डेफिसिट कम नहीं हो रहा, क्योंकि हम उनसे इंपोर्ट और कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर माल सस्ता प्रोड्यूस करना है तो हमें वहां से कंपोनेंट्स मंगाने पड़ते हैं, हमें वहां से सामान मंगवाना पड़ता है तरह तरह का। और बीच में तो यहाँ तक हो गया था कि हमारे जो नए स्टार्टअप वगैरह हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट उनका था। अब उसको इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे समाधान नहीं है। फिर सरकार ने पाबंदी लगा दी कि वहां से जो इंजीनियर वगैरह आते थे उनको जो वीजा जल्दी नहीं दे रहे थे, देर कर रहे थे, उससे हमारी इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा था, क्योंकि जो सामान हमने वहां से मंगाया उसको जो मेंटेन करने के लिए वहां के इंजीनियरों की जरूरत थी, तो इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी कि जो वीजा ज्यादा दिए जाएं। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि आज हमने मान लिया है कि हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं और उनसे मदद लेना जरूरी है, तभी हमारी इंडस्ट्री और आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ट्रेड करने की जगह वहां से कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ फैक्ट्री लगे तो और भी बेहतर होगा, जिससे यहाँ पे उत्पादन हो बनिस्बत चीन के उत्पादन करने के लिए। तो ये हमने मान लिया है और दुनिया भर में ये माना गया है कि चीन अब काफी तेजी से आगे बढ़ा है, चीन की अर्थव्यवस्था काफी डोमिनेट कर रही है। अमेरिका तक घबरा गया है, उन्होंने जब हाई टेक्नोलॉजी पे चीन पे काफी पाबंदी लगाई है, जो सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए वहां पे अमेरिकन लोग वहां पे काम कर रहे थे चीन में, उनको वापस बुला लिया है, उनको वो जो हाई टेक्नोलॉजी की जो चिप्स हैं उनका उपलब्धि जो चीन में कम कर दिया है। तो ये सारी चीजें सारी दुनिया के पटल पे हो रही है, तो हमने भी अब मान लिया है कि हम वो नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर चीन और भारत के बीच में टकराव चल रहा है, बॉर्डर पे टकराव चल रहा है, जिसकी वजह से हमने सोचा था कि हम चीन से टक्कर लेंगे, तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे अब क्या करने वाले हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन पे और भी ज्यादा निर्भर हो जाते हैं,
उनके कैपिटल पे, उनके इंपोर्ट वगैरह पे, तो हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे उनसे टक्कर कैसे लेंगे, वो एक चीज है जो रह जाएगी।